आप जब इंसाफ की गुहार लगाते हैं तो आपका अपना चैनल आपके हक के लिए लड़ता है, आवाज उठाता है और एक बार आवाज उठा ली तो अंजाम तक भी पहुंचाता है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में चलिए आज जान लीजिए कि एक घंटे कौन कौन सी खबर आपको दिखाने वाला हूं और मध्य प्रदेश, देश, छत्तीसगढ़ की कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले खुशखबरी बताऊंगा। सरहद पर तैनात फौजी ने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। परिवार को न्याय मिल गया है। पुलिस गांव में पहुंची थी, आरोपी हिरासत में है। दूसरी खबर में आपको गुजरात से आई डरावनी तस्वीरें दिखाऊंगा। 40 मगरमच्छ शहर में घूम रहे हैं खुले में, और तो और अब तो तूफान का खतरा भी मंडराने लगा है। तीसरी खबर में बात मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की करेंगे। छेड़छाड़ करने पर महिला ने शख्स की जमकर पिटाई कर दी है, जमकर। और कौन है जिसे पीटा है? बड़ा आदमी है। चौथी खबर थोड़ा अलग है। एक किडनैपर से चिपक कर बच्चा रो रहा है। बहुत वायरल हो रही है तस्वीर, सोचा अपने दर्शकों को भी दिखा दूं क्योंकि यहां किडनैपर थोड़ा इमोशनल निकला। पांचवी खबर रीवा से आई है। महिला का वजन है 50 किलो और उसके पेट से निकला है 15 किलो का ट्यूमर। 15 किलो का ट्यूमर। छठवीं खबर में आपको छत्तीसगढ़ की खबर बताएंगे। झारखंड में जीत के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको याद होगा ओडिशा में भी छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार में मंत्री कैसे सक्रिय थे। हो सकता है इस बार झारखंड से कुछ सकारात्मक नतीजे मिल जाएं, इसलिए छत्तीसगढ़ के नेताओं पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया है। सातवीं खबर थोड़ी अजीब है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से आई है। ये अजीब खबर जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, बताऊंगा। बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी कहानी है, बहुत मुश्किल से इसको एक किया है। और आखिर में जाते जाते आपको फिर से एक और रिसर्च दिखाऊंगा कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कहां है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं और आपको बता देते हैं देश के सैनिक की लड़ाई लड़ रहा है विस्तार न्यूज। देश के सैनिक की लड़ाई और विस्तार न्यूज इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ये सैनिक हमारी और आपकी लड़ाई सरहद में बैठकर लड़ रहे हैं। चलिए खबर की शुरुआत कर देते हैं और आपको बता देते हैं बहुत बड़ा असर हुआ है। फौजी के परिवार को अब डर में नहीं जीने देंगे। संकल्प लिया था, याद रखिएगा। और सुकून देने वाली खबर आई है। फौजी के परिवार के साथ मारपीट करने वाला आरोपी अब हिरासत में। आपको सबसे पहले आज वो वीडियो दिखाता हूं। पूरा वीडियो दिखाइए भाई, जिसकी वजह से इस परिवार को इंसाफ मिला है। दिखाइए पूरा वीडियो। मेरे परिजनों के साथ मारपीट की गई। मेरे बड़े भाई के सिर को फोड़ा गया, उसको ब्लीडिंग हुई। गांव का दबंग आदमी है जिसको हमने एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के बावजूद भी हमारा कोई थाना प्रभारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हम 2 बार एसपी साहब के पास चले गए, 2 बार जिला कलेक्टर साहब के पास चले गए, हमने सीएम हेल्पलाइन पे किया, लेकिन कोई संभव मदद मेरे को नहीं मिली। और उसी दिन से वो आदमी मेरे को रिपोर्ट लेने के लिए वापस बोलता है और मेरे घर वाले को डरा रहा है, धमका रहा है। ज्ञानेंद्र तिवारी जी से निवेदन करता हूँ कि मेरी आवाज़ को इतना बुलंद करो कि कोई दूसरा फौजी भाई को इतनी पीड़ा ना हो। 2 दिन पहले सीहोर के रहने वाले फौजी विजेंद्र ने विस्तार न्यूज से अपील की थी कि सीहोर में इनके परिवार को दबंग परेशान कर रहा है। परिवार डर में है। पहले दिन हमने प्रमुखता से खबर दिखाई और अगले ही दिन अपने टीम को सीहोर के धमादा गांव भेजा। धमादा गांव जहां का ये मामला है। विस्तार न्यूज ने फौजी के परिवार, आरोपी और जिले के कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने भरोसा दिया कि जांच की जाएगी और आज मेडिकल टीम उस गांव पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। 3 दिन इस मामले में क्या क्या हुआ, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। ये हैं सैनिक के परिवार पर हमला मत कीजिए, क्या कह रहे हैं चलिए बता देता हूं। मेरे परिजनों के साथ मारपीट की गई। मेरे बड़े भाई के सिर को फोड़ा गया। यकीन मानिए कल रात 8 बजे आपकी पूरी खबर दिखाऊंगा, परिवार वालों से बात करूंगा। एसडीएम से लेकर कलेक्टर, एसपी सभी को आवेदन दे दिया गया, लेकिन अब तक उस दबंग और माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भय हो गया, हम मतलब भय में जी रहे हैं। अब उसी दिन से 18 तारीख से दिन भर आसपास घूमता रहता है। तो गांव के 2, 4, 5 व्यक्ति बैठे थे, उनके साथ में मैं जाके बैठा था। अचानक वो आया और मेरे सिर में उसने डायरेक्ट कोई बात
कोई बात नहीं हुई और डंडा मार दिया आके। आप बेटा स्कूल जाती हो? नहीं। क्यों नहीं जा रही हो? डर लगता है? हाँ। कौन डराता है? नाम बता कौन कैलाश। बच्ची भी स्कूल नहीं जा पा रही। नहीं जाए नहीं, बच्ची भी स्कूल नहीं जाती थी। तो पागल है नहीं, तो पागल तो सबके मारे एक सिरे से। तो जो आपने गलती करी है, आपको खेद है, उस पे आप महसूस कर रहे हो कि आपने कुछ गलती करी है? मैंने कोई गलती नहीं करी साहब, वो मोटर रूल है वो है। जो हमारे पुलिस के अधिकारी उनको निर्देशित किया है और सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि कल गांव में 11 बजे चले जाएं, जाके उस व्यक्ति का एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाए। गुहार अपने चैनल से लगाई है तो सीधे मुद्दे की बात तो करूंगा। कलेक्टर साहब को धन्यवाद कि वो मेडिकल की टीम भेजने वाले हैं। समंदा के जवान परिवार के साथ मारपीट करने वाले आरोपी कैलाश को आज सुबह ही पुलिस ने उसके ससुराल काला पीपल से हिरासत में लिया है और विस्तार न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। परिवार को इंसाफ मिल गया है। फौजी का पूरा परिवार विस्तार न्यूज जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। सुना दीजिए, दिखा दीजिए परिवार की खुशी को। अब घर की बच्ची स्कूल जा पाएगी। 18 अगस्त से जो परिवार डर के साए में जी रहा था, वो अब सुकून की सांस ले रहा है। परिवार को भी सुना दीजिए, सुनाइए। बाबूजी कैसा महसूस कर रहा है? विस्तार न्यूज से हमें राहत मिली, चैन की नींद भी सो रहे हैं और हमें न्याय भी मिला है। शासन प्रशासन ने भी इनकी वजह से हमें न्याय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ का। कल से बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, मैं भी शांति से घूम फिर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसको भी हॉस्पिटल में इन लोगों ने इनकी द्वारा मतलब हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज को कि हमको बहुत शांति से जी रहे हैं, नहीं तो बहुत धोखा था हमारे साथ में कि बाहर जाना मुश्किल था। मारपीट करने वाले कैलाश की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिलहाल मानसिक हालत की जांच की जा रही है। फौजी के माता पिता भी कह रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि उनका इलाज हो जाए। सुन लीजिए भाई, किसी दूसरे का सर न फोड़ें, सुनाइए। तो सबके साथ मेरा और कैलाश का छोकरी भेज दीजो, जेल नहीं भेजा कैलाश का। हम ये भी नहीं चाहते थे कि कैलाश का अहित होना, पर हम इनका इलाज चाहते थे कि इनका इलाज हो जाए और ये भी सही हो जाए और हमारा परिवार भी सुखी हो जाए। मां कह रही हैं जेल मत भेजिएगा, अच्छा परिवार है। सुबह सुन रहा था, फौजी विस्तार न्यूज से बातचीत में कह रहे थे कि आरोपी के बेटे की नौकरी चली गई है, कृपया उनको नौकरी पर वापस बुला लीजिएगा। अच्छा परिवार है। मैं इस शो के अंत में फौजी ने क्या कहा है ये भी आपको सुनाऊंगा। इस शो के अंत में आपको बताऊंगा कि फौजी ने क्या कहा है बातचीत में विस्तार न्यूज से। आपको पता है, जिस गांव के सैनिक की लड़ाई विस्तार न्यूज ने लड़ी है, 6500 आबादी वाले उस गांव में 35 जवान सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। 35 जवान। इस गांव के लोगों में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिलता है। जो भी जवान छुट्टी में आते हैं या रिटायर होकर आते हैं, वो अपने गांव के युवाओं को सेना में भर्ती की तैयारी करवाते हैं कि कैसे आप भर्ती होंगे। और जिस परिवार के साथ मारपीट हुई, उस परिवार से 4 लोग सेना में गए, जिनमें इसी परिवार के जितेंद्र वर्मा साल 2021 में जनरल विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे। वर्तमान में 3 सदस्य सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। 3 सदस्य। ऐसे जज्बे से भरे परिवार और सैनिक को इंसाफ दिलाकर यकीन मानिए बहुत राहत मिली है। विजेंद्र जैसे बाकी सैनिकों को भी आपका अपना चैनल ये वादा करता है, जितना संभव होगा हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जितना संभव होगा। आपका दर्द हमारा दर्द है। आपका अपना चैनल आपकी आवाज बनेगा, ये मेरा पूरा आपको भरोसा है, आश्वासन है। आप ऐसा मान के चलिए, जो भरोसा आपने जताया था और आपने ये कहा था कि विस्तार न्यूज़ ही हमारी आवाज़ उठा सकता है, आज मुझे इस बात का संतोष है कि हमने आपकी आवाज़ उठाई और आपका घर, उस गांव में रहने वाले लोग जो डर के साए में जी रहे थे, वो कम से कम अब चैन सुकून की सांस ले सकेंगे। तो चलिए, यही हमारा धर्म है, यही पत्रकारिता का धर्म है और यही पत्रकारों का धर्म है। चलिए अगली खबर दिखा देते हैं। और अगली खबर क्या है ये देख लीजिए। बाढ़ बारिश से परेशान है गुजरात, क्योंकि शहर में मगरमच्छ घूम रहे हैं। देख लीजिए, आप देख लीजिए स्थिति क्या है। खोल दीजिए जरा पूरा फ्रेम।
और दिखाइए, आपको अलग अलग तस्वीर को दिखाने की कोशिश की गई है और इन तस्वीरों का विश्लेषण मैं कर देता हूं ताकि पूरी खबर आपको समझ में आ जाए। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं और पूरी जानकारी बता देते हैं। गुजरात में बीते 5 दिन से खूब बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है। लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं। कई जिलों में पानी भरने से लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए कैसे गुजरात का पोरबंदर जिला पानी पानी हो गया है। कच्छ का हाल देख लीजिए, अहमदाबाद, बड़ोदरा, इन 4 तस्वीरों में आप गुजरात में आई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। भारी बारिश और बाढ़ से सौराष्ट्र, कच्छ के ज्यादातर जिले प्रभावित हुए हैं, बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गुजरात से आई पहली ये तस्वीर देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। इतनी बारिश, जहां भी तबाही आती है लोग परेशान होते हैं। आपका अपना चैनल दिखाता है। सबसे पहले आप ये पोरबंदर की तस्वीर देख लीजिए, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे पानी में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। देख लीजिए इन तस्वीरों को और समझिए, जब ऐसी बारिश आती है तो अपने साथ कैसी तबाही लेकर आती है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, चीख चीख कर तस्वीरें बोल रही हैं। पहली तस्वीर में देखिए कैसे लोग अपने घर के छतों पर हैं, बाहर निकलने का कोई इंतजाम नहीं। दूसरी तस्वीर में देखिए प्रशासन की टीम घरों में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रही है। कैसे छत से ये लोग इंतजार में देख रहे हैं कि कोई आएगा और इन लोगों तक मदद पहुंचाएगा। अब ये कच्छ से आई तस्वीरें देखिए, कैसे कच्छ में आई बाढ़ के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं। सोचिए कितना फीट पानी भरा है कच्छ में, कैसे रह रहे होंगे इस इलाके में लोग, कैसे। आप बस तस्वीर देखते जाइए और अंदाजा लगाइए। सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें तो गुजरात के बड़ोदरा से आ रही हैं। यहाँ लोग डर में जी रहे हैं क्योंकि 2 दिन के अंदर बड़ोदरा के अलग अलग इलाके में 40 से ज्यादा मगरमच्छ घुस गए हैं। आपकी कॉलोनी में अगर मगरमच्छ घुस जाए तो सोचिए आपका जीना कैसे मुहाल हो जाएगा, कितने डर के साए में आप जीवित रहेंगे। 40 मगरमच्छ घर के आसपास टहल रहे हैं, जिसमें 30 मगरमच्छ का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये मगर विश्वामित्री नदी में बाढ़ से बाहर निकल रहे हैं। बड़ोदरा का 80% इलाका इस समय बाढ़ की चपेट में है। 80% इलाका। सब कुछ विस्तार से जानने के लिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देता हूं। गुजरात में बारिश ने 4 दिन में भारी तबाही मचाई है। 4 दिन में 32 लोगों की मौत हो गई है। 32 लोगों, करीब 32,000 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस बार बारिश ने कई लोगों के आसियाने भी उजाड़ दिए हैं। गुजरात में बीते 4 दिनों में 6400 यानी 6400 से ज्यादा कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 380 कच्चे मकान नदी में गिर गए हैं, ढह गए हैं। इसके साथ ही करीब 300 पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है और 18 पक्के मकान भी पानी के बहाव में बह गए हैं। सोचिए कितनी बड़ी तबाही है गुजरात में, कितनी बड़ी तबाही। अब ये सब हाल तो भारी बारिश की वजह से हुआ है, लेकिन अब गुजरात पर चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडराने लगा है। कच्छ में साइक्लोन का असर दिखना शुरू हो गया है। जिले भर में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 80 साल में ये ऐसा चौथा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ है। सब कुछ विस्तार से देख लीजिए और समझ लीजिए। अरब सागर में 48 साल बाद अगस्त में चक्रवाती तूफान की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बहुत ही रेयर केस में अरब सागर में अगस्त में चक्रवाती तूफान देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर केस में। अब तक सिर्फ 3 तूफान अगस्त में अरब सागर से उठे हैं। पहला 1944 में, दूसरा 1964 में और तीसरा 1976 में आया था। ये अरब सागर की बात कर रहा हूं मैं। बंगाल की खाड़ी में तो आता रहा है तूफान। बंगाल की खाड़ी में 132 सालों में अगस्त में 28 तूफान आ चुके हैं, लेकिन अरब सागर में तूफान उठना अगस्त में बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको विस्तार से सब कुछ दिखा रहा था, समझा रहा था, ताकि आप देखें, समझें और इस बात को महसूस करें।
यही वजह है कि गुजरात के लोग डरे हुए हैं, सरकार भी परेशान है। मुख्यमंत्री एक तरफ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, भूपेंद्र पटेल लोगों से हाल जान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के साथ बैठक कर तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। समझ गए आप गुजरात कैसे दोहरी मार झेल रहा है? हमारे देश के ही तो लोग हैं। एक तरफ बाढ़ और तूफान, सावधान करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके लोग गुजरात में रह रहे हैं तो आपको भी उनकी तस्वीर, उनके हालात दिखाना जरूरी है। चलिए, जो भी अपडेट आएगा बताते और समझाते रहेंगे। अगली खबर क्या है ये दिखा देता हूं। चलिए, छत्तीसगढ़ के नेता झारखंड जिताएंगे, देख लीजिए। तोखन साहू, ओपी चौधरी और विजय शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या क्या जिम्मेदारी मिली है और क्यों इनसे उम्मीद लगाई जा रही है, और राष्ट्रीय नेतृत्व इन नेताओं पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? भरोसा तभी करता है जब ये नेता पिछले बार यानी कि पहले कभी परिणाम दिए हों, और उसका जीता जाता उदाहरण क्या है? बगल का राज्य ओडिशा। छत्तीसगढ़ के तमाम नेता किस तरह से ओडिशा में प्रचार प्रसार करने गए थे, और उसका नतीजा ये निकला कि आज ओडिशा में बीजेपी की सरकार है। तो शायद यही देखते हुए कहा गया कि भाई इस बार झारखंड का मोर्चा संभालिए। चलिए, पूरी खबर बता देता हूं, किसको कितने जिले और विधानसभा सीट मिले। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ झारखंड जीतने का प्लान बना रही है। अब तो झारखंड में बीजेपी और मजबूत हो गई है। क्यों? क्योंकि कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन भी अब बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। रांची में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में चंपाई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आज चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासत कैसे गर्मा गई है बीजेपी में आने के बाद चंपाई सोरेन को, पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे विस्तार से। सुनाइए। अब वो पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री अपना ही मिनिस्ट्री का, मंत्रिसभा का सदस्य का ऊपर जासूस नहीं लगाता है, जो हेमंत सोरेन जी ने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के गठबंधन की बेईमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। टाइगर अभी जिंदा है। मतलब बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने झारखंड में छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की ड्यूटी लगा दी है, और शिवराज सिंह चौहान तो दम वहां दिखा ही रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए और चुनाव जिताने के लिए छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। कौन कौन है वो नेता जिनकी ड्यूटी लगी है, और क्यों छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, ये भी विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, कितने कितने विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए सब कुछ देख लीजिए। 8 नेताओं को 44 सीट जिताने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन को 6 विधानसभा का प्रभार मिला है। 6 विधानसभा का प्रभार मिला है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भी 6 विधानसभा का प्रभार दिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी 6 विधानसभा का प्रभार मिला है कि भाई साहब चुनाव जिताइए। सबसे ज्यादा सांसद विजय बघेल को 8 विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है, 8 विधानसभा की। विधायक भावना बोरा को भी 6 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को 4 विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। वहीं सांसद संतोष पांडे राजनांदगांव को भी 4 विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री केदार कश्यप को 4 विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा विधायक, पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो झारखंड जीतने के लिए सोचिए कितनी मेहनत कर रही है बीजेपी ने झारखंड चुनाव में बहुत तगड़ी फील्डिंग लगाई है भाई, बहुत तगड़ी फील्डिंग। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन से लेकर विष्णु सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों की ड्यूटी लगा दी गई है। चुनावी राजनीति के लिए आज रांची में मीटिंग भी हुई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजेपी नेताओं को मिली जिम्मेदारी पर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। आने वाले समय में गुजरात और महाराष्ट्र में, यह झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता, जिसमें जनप्रतिनिधि भी और संगठन के लोग भी, सभी की ड्यूटियाँ
लगाई जा रही हैं, सभी को वहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है और शहर सभी कार्यकर्ता वहाँ जाकर, जैसे हम लोगों ने लोकसभा में भी वहाँ जाकर सहयोग किया था, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कई कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे। झारखंड जिताने की जिम्मेदारी नेताओं को क्यों मिली है, ये भी आप समझ लीजिए। चलिए बता देता हूं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आदिवासी बहुल राज्य है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। सीएम विष्णुदेव साय का झारखंड में पारिवारिक रिश्ता है। सीएम साय का मामा घर झारखंड है। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय की टीम को उड़ीसा में भी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी मिली थी। उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। इससे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद अपने मंत्रिमंडल के साथ चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी उठाए थे। इसीलिए बीजेपी ने पड़ोसी राज्य झारखंड की भी जिम्मेदारी दी है, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ के नेताओं को झारखंड क्यों भेजा जा रहा है, क्या समीकरण साधने की तैयारी है, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले आप ये जातिगत समीकरण देख लीजिए। झारखंड में किस आबादी के कितने वोटर्स हैं, पहले वो देख लीजिए। झारखंड में ओबीसी वोटर्स 55% हैं, एसटी वोटर्स 26.3% हैं, एससी वोटर्स 11% हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर हैं, दूसरे नंबर पर आदिवासी वोटर। इसलिए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने राज्य के बड़े ओबीसी नेताओं को झारखंड में तैनात किया है, जातिगत समीकरण को साधने के लिए भी। अब झारखंड विधानसभा का हाल भी देख लीजिए। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 30 सीट एनडीए के पास है, 47 सीट इंडिया गठबंधन के पास है और 4 सीट खाली हैं। अभी इंडिया गठबंधन की झारखंड में सरकार है। अब ये भी जान लीजिए झारखंड के किस वर्ग के लिए कितनी सीट रिजर्व है। झारखंड में आदिवासी आबादी के लिए 28 सीट रिजर्व है, एससी वर्ग के लिए 9 सीट आरक्षित है, जबकि सामान्य जाति के लिए 44 सीट आरक्षित है। 28 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित है। मतलब झारखंड में आदिवासी वोटर्स की सरकार बनाने में अहम भूमिका है। समझ गए आप? बस यही वजह है कि जब झारखंड में चुनाव करीब आएगा तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी नजर आ सकते हैं, जो आएंगे ही। चुनावी माहौल शुरू हो गया है, जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। और इतने विस्तार से आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि पूरी छत्तीसगढ़ की शक्ति ताकत लगा दी गई है। कहां लगा दी गई है? झारखंड में। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं मृगेंद्र भाई, पूरा शक्ति प्रदर्शन छत्तीसगढ़ का। ये उड़ीसा चुनाव आप भी घूमे थे, उड़ीसा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने दमखम दिखाया, क्या उसी के आधार पर ये तैनाती की गई है झारखंड में? जरा बताइए। जी जरूर, उड़ीसा की तर्ज पर ही ये तैनाती की गई है। आपने पहले ही बता दिया कि जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है वो झारखंड से लगा है और जो जसपुर है मुख्यमंत्री का एरिया, वहाँ आप देखेंगे तो झारखंड के नंबर की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ की कम दिखेंगी जो महंगी गाड़ियाँ हैं। कुल मिलाकर झारखंड से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरीके का रिश्ता छत्तीसगढ़ से है। और जिस ओबीसी वोट बैंक की आप बात कर रहे थे, जो सबसे ज़्यादा है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज़्यादा है। और यहाँ के ओबीसी नेताओं को वहाँ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जैसे विजय बघेल हो गए, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, सभी लोगों को एक एक करके वहाँ भेजने की तैयारी चल रही है। तो ओबीसी है। दूसरा जो आदिवासी है, आप समझिए कि उड़ीसा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासी चीफ मिनिस्टर बनाया गया और उड़ीसा में उसका रिफ्लेक्शन दिखा। उड़ीसा में 25 साल पुरानी सरकार पलट गई क्योंकि छत्तीसगढ़ से जो लोग जाते थे वो 6 महीने के कार्यकाल के बारे में बताते थे और डबल इंजन की सरकार। ठीक है मृगेंद्र भाई, अपनी तैयारी भी आप बना लीजिएगा। जब पूरी सरकार वहां रहेगी तो आपको भी जाना पड़ सकता है। अब अगली खबर क्या है, दिखा दीजिए भाई। छेड़खानी की तो हॉकी से पिटाई कर दी। और किसकी पिटाई की है? अगर आप सीधे मुद्दे की बात में देख रहे हैं इस खबर को तो समझिए कि मामला थोड़ा बड़ा है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और आपको सब कुछ बता देते हैं। महिला अपराध पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। कहीं महिला को मार दे रहे हैं, कहीं गैंगरेप कर दे रहे हैं और सड़क पर छेड़छाड़ की घटना तो आम हो गई है। और तो और मंचलों का हौसला इतना बढ़ गया है कि महिलाओं को अश्लील मैसेज भी कर रहे हैं। एक बैंक कर्मी ने महिला को अश्लील मैसेज किया है। बताइए, पढ़े लिखे लोग भी नहीं मान रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी, नौकरी जाने का भी डर नहीं। चलिए पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करूंगा। दिखाइए वीडियो। देखिए, अलीराज का ये वीडियो है। लाल रंग का शर्ट पहने पीठ पर बैग लटकाए युवक दिख रहा है। 2 लोग इस बैंक कर्मी का हाथ पकड़े हुए हैं। सामने एक महिला हाथ में हॉकी स्टिक लिए पिटाई कर रही है। देखिए कितनी जोर से हॉकी स्टिक मारी है। पूरा वीडियो दिखा दीजिए, पहले दिखाइए पूरा वीडियो।
देख रहे हैं आप, देख रहे हैं क्या बोल रही, थाने ले चलो। बड़ी बाजार में शख्स की पिटाई हो रही है। आपको पता है जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो सरकारी बैंक में असिस्टेंट क्लर्क के पद पर तैनात है। आरोप पता है क्या था? ये बैंक क्लर्क महिला को परेशान करता था, अश्लील मैसेज भेजता था। जो महिला हॉकी स्टिक बरसाती हुई दिख रही है पहले इसी के मकान में रहता था। इस युवक को मकान खाली करने को कहा गया तो उसे बुरा लग गया, घर खाली नहीं करना चाहता था। सुनिए सुनिए जरा। घर खाली नहीं करना चाहता था तो महिला को ही परेशान करने लगा, गंदे गंदे मैसेज भेजने लगा। युवती परेशान हो गई थी। बैंक कर्मी को मना भी किया कि परेशान मत करो, लेकिन युवक नहीं माना तो देख लीजिए क्या हुआ। बीच बाजार में अच्छे से पिटाई हो गई। पिटाई करने के बाद युवती बैंक कर्मी को थाने तक लेकर गई और रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले पर क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी ये भी सुना दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो संज्ञान में आया है पुलिस के, एक महिला हैं जिनको एक बैंक कर्मी जो है लगातार परेशान कर रहा था। उसके पति को भी अश्लील मैसेज उस महिला के विषय में भेजता था, जिससे महिला काफ़ी परेशान हो गई थी। तो इसको पकड़कर ये लोग थाने लाए और जब इस मामले की तस्दीक की गई तो ज्ञात हुआ कि ये जो बैंक कर्मी है उस महिला के यहाँ पूर्व में किराए से रहता था और बाद में उससे जब मकान खाली करा लिया गया तो वह उसको लगातार पीछा करके उसको परेशान करता था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसे मंचलों को सबक सिखाने की जरूरत है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन विस्तार न्यूज बिल्कुल भी नहीं करता। अभी कोलकाता मामला शांत भी नहीं हुआ है। ऐसी खबर सामने आती हैं तो चिंता जरूर होती है। ऐसे मंचलों की वजह से भारत में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। आपको पता है GIWPS की एक रिपोर्ट आई है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारत 177 देशों की सूची में 128वें नंबर पर है। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देशों की सूची में सबसे ऊपर डेनमार्क को रखा गया है और सबसे नीचे अफगानिस्तान को। ऐसे रिसर्च आपको बताना जरूरी है। आपको पता चलना चाहिए कि हम महिलाओं को कितना सुरक्षित वातावरण दे रहे हैं। अगर आप महिलाओं का सम्मान करेंगे तो भारत भी डेनमार्क की तरह टॉप पर होगा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि महिलाओं का सम्मान कीजिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है दिखा दीजिए भाई, देख दीजिए अगली खबर क्या है। बहुत इमोशनल किडनैपर है ये। किडनैप कर लिया, कुछ दिन छोटे बच्चे को अपने साथ रख लिया, बच्चा छोड़ने को तैयार नहीं है। बच्चा छोड़ने को तैयार नहीं है और ये किडनैपर भी रो रहे हैं। किडनैप ही नहीं करना था भाई अगर इतने इमोशनल इंसान है। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। खबर कहां की है और खबर क्या है। बच्चे आपकी जान होते हैं। माँ बाप बच्चों को दिल से लगा कर रखते हैं, लेकिन आजकल बच्चों की चोरी बहुत बढ़ गई है। हर जगह से खबर आती है बच्चों के किडनैपिंग की। आज 2 खबरें बताऊंगा। पहली खबर जयपुर से आई है और दूसरी खबर मध्य प्रदेश के दमोह से आई है। जयपुर में 14 महीने पहले एक किडनैपर ने 11 महीने के बच्चे को अगवा कर लिया था। अब बच्चा मिल गया है, लेकिन अनोखे अपहरण का वीडियो चर्चा में है। और दूसरी तरफ दमोह में 4 दिन की बच्ची को मां के पास से एक महिला ने अगवा कर लिया है। सबसे पहले बात जयपुर की करेंगे। किडनैपर की गोद में बच्चे को देखिए। किडनैपर का नाम तनुज चाहर है। 14 महीने पहले इसी किडनैपर ने बच्चे को अगवा किया था। परिवार वालों ने जो पुलिस को रिपोर्ट लिखाई थी उसके अनुसार बच्चे की मां को जानने वाले तनुज चाहर ने जबरदस्ती बच्चे को अगवा किया था। आरोपी का कहना था कि ये बच्चा उसी का है। इसकी शिकायत जब पुलिस थाने में कराई गई तो आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार किया गया। तनुज चाहर नाम का ये किडनैपर मथुरा में साधु बनकर रह रहा था। ये किडनैपर पुलिस से बचने के लिए कीपैड फोन का इस्तेमाल करता था, लेकिन कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं भाई साहब। कितने दिन आप अपराध करके बच पाएंगे। बच्चा तो मिल गया, लेकिन जब इस बच्चे को किडनैपर से लिया जा रहा था तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। पूरा वीडियो देख लीजिए तब आप समझेंगे। दिखाइए वीडियो। किडनैपर से लिपटकर बच्चा रोने लगा। किडनैपर खुद भावुक था। जब बच्चे को मां को सौंपा जा रहा था तब बच्चा जाने को तैयार ही नहीं था। ये वीडियो भी देख लीजिए, दिखाइए जरा। एक
भावुक करने वाला वीडियो है, लेकिन क्राइम तो क्राइम है। 11 महीने के बच्चे को सही गलत की क्या समझ रही होगी। ये वीडियो आज पूरे देश में वायरल हो रहा है। अब दमोह की खबर बता देते हैं, वहाँ भी बच्ची अगवा हुई है। 4 दिन की नवजात को पूरी प्लानिंग के जरिए अगवा कर लिया गया। नवजात बच्चे को लेकर माँ बाप में और परिवार वालों में कितना उत्साह रहता है, लेकिन 4 दिन में ही कोई बच्चे को गायब कर दे तो सोचिए क्या बीती होगी एक माँ पर। 9 महीने अपने पेट में नवजात को पाली, जब बच्चे का जन्म हुआ तो माँ से छीन लिया गया। पूरी घटना बताते हैं, सुन लीजिए। दमोह के जिला अस्पताल में किडनैपिंग हुई है। 150 से ज़्यादा CCTV, 50 से ज़्यादा गार्ड हैं अस्पताल में। इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद भी एक महिला ने बच्ची को अगवा कर लिया। कैसे भाई साहब? CCTV फुटेज की तस्वीर देखिए। जो महिला बच्ची को ले जाती हुई दिख रही है, इसका नाम लक्ष्मी सेन है। लक्ष्मी सेन पहले बच्ची की मां वर्षा आदिवासी से अस्पताल में दोस्ती बढ़ाई। जब वर्षा सो रही थी तो आरोपी महिला बच्ची को लेकर फरार हो गई। अभी तो सुनिए, आरोपी महिला ने घर वालों को यह बता दिया था कि जिस बच्ची को वो घर लाई है वो उसी की है। पुलिस को जब पूरे मामले की जानकारी मिली तो कड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाई। CCTV खंगालते हुए आरोपी महिला का लोकेशन ट्रेस किया गया। फिलहाल पुलिस की सूझबूझ से पीड़ित माता पिता को उनकी बच्ची सौंप दी गई है। जिले के अधिकारी को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। चोरी होने की घटना सामने आई थी दोपहर के बाद, तो उसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सारे CCTV फुटेज खंगाले यहाँ पर, और हमारे SDM, हमारे SDOP, हमारे SP साहब सभी लोग तत्काल उसमें लग गए थे काम में। और उसी का परिणाम है कि पुलिस प्रशासन की तत्परता का कि वो बच्ची सकुशल जो है उसको सुरक्षित रूप से ले आया गया है। ये है बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और वो अब अपनी माँ के पास है। कि वो बच्ची को यहाँ से लेके गई है, इस पूरे कैमरे के ट्रेसेस में वो बच्ची को ले जाते हुए दिखी है। दूसरी बात ये कि जहां पर उसको जिस ऑटो वाले ने उतारा उसने इस बात की तस्दीक की है कि वो बच्ची को यहाँ से लेकर आई है। इसके बावजूद भी बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, DNA प्रोफाइलिंग है, फोटोग्राफी है, बच्चे के मार्क्स है, आइडेंटिफिकेशन है, जिनके बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्ची उसकी नहीं है, बच्ची इन्हीं पेरेंट्स की है। और ये चीज अभी माँ बाप ने पहचान के भी तस्दीक कर दी है कि ये बच्ची उन्हीं की है। सलाम है दोनों पुलिस को। जयपुर में भी माँ को उसका बच्चा मिल गया और दमोह में भी बच्ची को उसकी माँ मिल गई। एक माँ को पुलिस की सूझबूझ ने संतान लौटाया है। खबर अच्छी थी, बताना जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कौन सी है भाई, दिखाइए। ये कहानी थोड़ी अजीब है। इसका बैकग्राउंड क्यों लिखा हमने ऐसा? जब इस खबर को ले रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि 8 बजे इस खबर को लेंगे, तब दिमाग चकरा गया। लगा गजब लोग हैं, तो मैंने कहा इस कहानी को यही बता दो कि थोड़ी अजीब है। थोड़ी अजीब में कितनी अजीब है ये जानना समझना चाहते हैं तो चलिए पूरी खबर विस्तार से देख लीजिए। ये खबर थोड़ी अजीब है, अटपटी सी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बहुत अलग तरीके का मर्डर हुआ है। सीधे मुद्दे की बात में हमने बहुत सारी सनसनीखेज खबर दिखाई है समाज को सुधारने के लिए कि भाई ऐसा मत करना। समाज के हत्यारों की कहानी दिखाकर आप लोगों को आगाह किया हूं। आज जो मर्डर की स्टोरी हमारे पास आई है वो दिमाग हिलाने वाली है, दिमाग खराब कर दे रही है। बलरामपुर में एक युवक शराब के नशे में पत्नी मानकर लाई महिला को मार डाला। पत्नी मानकर, शब्दों पर ध्यान रखिएगा। पत्नी मानकर लाई महिला की हत्या की गई है। आरोपी की तस्वीर देख लीजिए। आरोपी की तस्वीर देख लीजिए। बुधवा कोरवा नाम है इस आरोपी का। इसी ने युवती की हत्या की है। देख लीजिए, पुलिस बुधवा कोरवा के हाथ में हथकड़ी डाली हुई है। शराब के नशे में युवती की हत्या कर दी इस आरोपी ने। सुन लीजिए क्या कह रहा है आरोपी। फिर का होइस पीली तकारो है फिर का होइस पीली तकारो है। बलरामपुर की घटना है। ये जो गिरफ्तार आरोपी दिखाई दे रहा है ये शराब का आदी है। रोज रोज शराब पीकर अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था, अपनी पत्नी को टॉर्चर करता था। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर पत्नी आरोपी को छोड़कर भाग गई। यही सोची कि बाकी की जिंदगी बेहतर तरीके से जीते हैं। आरोपी की पत्नी किसी दूसरे युवक, यहां से सुनिएगा कहानी, किसी दूसरे युवक बसंत कोरवा के साथ रहने लगी। बसंत कोरवा भी पहले से शादीशुदा था। बसंत कोरवा की पत्नी घर में अकेली थी। आरोपी को जब इस बात की भनक लगी कि उसकी पत्नी बुधवा कोरवा के साथ रह रही थी तो आरोपी ने बसंत कोरवा की पत्नी को अपने घर ले आया।
मैंने कहा था नहीं, ये थोड़ी अजीब है, समझ में नहीं आ रही है। उसकी पत्नी को अपने घर ले आया, वसंत की पत्नी को झांसा दिया कि उसे पत्नी बनाकर घर में रखेगा। आरोपी ने तो बसंत की पत्नी को डराया धमकाया भी। 6 महीने तक आरोपी बुधवा कोरवा ने बसंत कोरवा की पत्नी को अपने घर में रखा। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं ना, मुझे भी नहीं आ रहा था। और बुधवा कोरवा की पत्नी बसंत कोरवा के घर रह रही है। शराब के नशे में आरोपी अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी मारपीट करता रहता था, झगड़ा करता रहता था। 27 अगस्त को पहले तो बुधवा कोरवा ने गांव में घूम घूम कर शराब पिया, फिर घर लौटकर युवती से और शराब की मांग करने लगा। जब युवती ने आरोपी को शराब देने से मना किया तो उसने जलती लकड़ी और डंडे से जमकर पिटाई कर दी। दर्दनाक पिटाई की वजह से युवती ने दम तोड़ दिया। 28 अगस्त को परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सुना दीजिए पुलिस क्या कह रही है। चैनपुर के कोटवार पतिराज एकता थाने में आकर सूचना दिया कि सिरंगा जोगी डहूबाग में रहने वाली सुखमनिया कोरवा का उसके पति के द्वारा जो है लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी गई है। शराब के नशे में मारपीट किया गया है। भोजन मांगने के नाम पर इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था और वो ताव पे आकर जो है उसकी हत्या कर दी गई। कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए क्या चल रहा है समाज में। खुद की पत्नी तंग आकर भाग गई तो दूसरे की पत्नी को डरा धमका कर घर में रख लिया और फिर हत्या कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है ये दिखा देते हैं आपको। 50 किलो की महिला, 15 किलो का ट्यूमर। ये सब अजीबोगरीब मामला आता है तो आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, सही बात है, क्योंकि कई बार डॉक्टरों ने ऐसा काम किया है। न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी डॉक्टरों की वजह से मिलती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के रीवा से। रीवा के डॉक्टरों ने कमाल कर दिया है, एक बेहद खतरनाक और मुश्किल ऑपरेशन को पूरा किया है। डॉक्टरों के इस काम की चर्चा हर तरफ हो रही है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद जो आया वो काफ़ी हैरान करने वाला था। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए समझा देता हूँ। रीवा जिला अस्पताल में एक युवती का डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों ने युवती के पेट से जो ट्यूमर निकाला है बहुत बड़ा है, एकदम तरबूज के आकार का। और वजन मान जानते कितना है? 15 किलो से भी ज़्यादा था। सोचिए 15 किलो से भी ज़्यादा है ना, हैरान करने वाला। और महिला का वजन महज 50 किलो है। मामले में क्या कर रहे हैं डॉक्टर, सुन लीजिए। उस गांठ के कारण से सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी थी, क्योंकि वो गांठ लगभग तरबूज के से बड़ी आकार की हो चुकी थी और जो कि उसके फेफड़े को भी दबा रही थी और आंतों को भी कंप्रेस कर रही थी। तो इसके लिए हमें उसका इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए लेना पड़ा और लगभग 2 घंटे के आसपास वो ऑपरेशन चला। और नाभि के नीचे से हमने एक छोटा चीरा लेके उस सिस्ट को डिलीवर किया और लगभग 15 से 16 किलो की वो सिस्ट थी। डॉक्टरों की माने तो ऐसे मामले लाखों में 1 या 2 होते हैं और इनका ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है। युवती को साल भर से पेट दर्द की परेशानी थी। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था। जब डॉक्टरों ने हाई लेवल जांच की, मतलब इन्वेस्टिगेशन किया, तब पता चला कि युवती के पेट में गांठ है, जिसके बाद डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई और करीब 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद इस गांठ को बाहर निकाला गया। मरीज अब ठीक है, क्या कह रही ये भी सुन लीजिए। कब से दिक्कत हुई थी आपको? अगले साल। अगले साल से कैसा लगता था? दोनों में देखा कोई पूरे पेट में गठान। तो तकलीफ महसूस होती थी? कैसा फील होता था ये बताइए। चलने में। चलने में कैसा लग रहा? चलने में थकान लगती थी। गांठ महसूस होती थी क्या? पेट बहुत भारी था। पेट बहुत भारी था। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एकता कुशवाहा की है जिसके पेट से ये गांठ निकला है, जिसकी उम्र मात्र 21 साल है और वजन 45 से 50 किलो के बीच का है। दूसरी तस्वीर उस 15 किलो के गांठ की है। सोचिए 45 से 50 किलो वजन वाली महिला के पेट से 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 15 किलो का गांठ निकला है। बेहद हैरान करने वाला मामला है। ऑपरेशन के बाद क्या कह रहे हैं एकता के पिता, ये भी सुन लीजिए। आराम है जी, पूरी तरह से। डॉक्टर ने क्या बोला जब आपने दिखाया वहाँ? डॉक्टर ने बोले कि इसमें गांठ है जी। तो 15 किलो की गांठ सोचा था आपने पहले भी? नहीं सर, नहीं सोचा था। जब 15 किलो की गांठ निकली तो कैसा
अजीब लगा हुआ? अजीब लगा हुआ सर। क्या जी तब तो लोगों में भी चर्चाएं शुरू हुई हैं? जी जी जी। क्या क्या लोग कि ऐसे ऑपरेशन में पहली बार कर रहा हूँ। ऑपरेशन के बाद एकता अब ठीक है और सुरक्षित है। इस ऑपरेशन को डॉक्टर बड़ी सफलता मान रहे हैं और माने भी क्यों ना, बेहद मुश्किल और बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन डॉक्टरों ने इस ऑपरेशन को सफल बनाकर मिसाल कायम कर दिया। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। अगली खबर दिखाइए भाई, दिखाइए। एमपी में कांग्रेस की यूथ क्रांति, देख रहे हैं पानी की बौछार, पूरी खबर जान लीजिए। आज भोपाल में कांग्रेस ने खूब हंगामा किया है, मतलब प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी थी। आज यूथ कांग्रेस ने यूथ क्रांति की। जी हाँ, यूथ क्रांति। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को यही नाम दिया था, यूथ क्रांति। तमाम घोटालों, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाकर यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक लिया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे। 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी पुलिस ने, 7 लेयर की। फिर क्या, कहासुनी शुरू हो गई, पुलिस के साथ बहसबाजी होने लगी, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन हुआ क्या, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, पानी के प्रेशर से दोनों नीचे गिर गए। वीडियो देखिए, भयंकर बवाल हुआ। दिखाइए वीडियो भाई। धीरे धीरे प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले भी प्रदर्शनकारियों पर दागने पड़े। पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। सुन लीजिए जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, सुनाइए। ये माफियाओं की सरकार के खिलाफ यूथ सड़क पे है। नौकरी थी 2.5 लाख, कहाँ गई, कहाँ गया किसानों को एमएसपी, कहाँ गया गेहूं और धान का दाम। वो वचन पत्र दिया पूरा करें, दलितों पर अत्याचार बंद करें, युवाओं को नौकरी दे, किसानों को दाम दे। जीतू पटवारी की अगुवाई में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरे जोश में नजर आ रही है। इस बात की झलक प्रदर्शन में भी देखने को मिली। कांग्रेस लगातार मुद्दों को लेकर पूरे जोश में सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, जिसे बीजेपी सीएम का डर बता रही है। सुन लीजिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कांग्रेस को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनाइए वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया है, वहां कांग्रेस की बौखलाहट, नकारात्मक राजनीति, छल कपट और झूठ की राजनीति करने का कांग्रेस का जो कुत्सित प्रयास है, ये दुर्भाग्यजनक है। रिसर्च बचा हुआ है, समय बहुत कम है भाई साहब, और दिखा दीजिए सबसे ज्यादा सोना कहां है। देख लीजिए, सोना 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 सबसे ज्यादा कहां है, किस देश में है दुनिया के, ये समझना चाहते हैं। चलिए विस्तार से खबर बता देता हूं, समय बहुत कम है। भारतीय संस्कृति में सोना की अहमियत बहुत ज्यादा है। महिलाओं के श्रृंगार का सबसे महंगा आभूषण सोना ही है। देश में महिलाएं हर त्योहार में सोने के जेवर पहनती हैं। अगर कोई किसी को गोल्ड से बने जेवर गिफ्ट कर देता है तो उसका जलवा हो जाता है, क्योंकि सोना बहुत महंगा है। आज आपको बताऊंगा दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस देश में है और भारत में कितना सोना है। दुनिया सबसे ज्यादा सोना किस देश में है, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस देश में, इसकी जानकारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में दी गई है। और 2024 की स्थिति में भारत कितने नंबर पर है, चलिए आपको ग्राफिक्स में दिखा देता हूं, सब कुछ समझा देता हूं। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोना भंडार है, जो रिजर्व भंडार का 72% है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार जर्मनी में है और दुनिया में तीसरे नंबर पर इटली है। चौथे नंबर पर फ्रांस के पास गोल्ड है। 5वें नंबर पर रूस है। रूस में 2335 टन सोना है। 6वें नंबर पर कौन सा देश है जानते हैं आप, चीन है। 7वें नंबर पर जापान है। जापान में 845 टन सोना है। दुनिया में 8वें नंबर पर भारत है। आप यही इंतजार कर रहे थे कि भारत कौन से नंबर में है, तो जान लीजिए दुनिया में 8वें नंबर पर भारत है। भारत में 840 टन सोना है। भारत में भले ही सोना भंडार में दुनिया में 8वें नंबर पर है, लेकिन कुल रिजर्व भंडार का केवल 9% है। बाद में ये भंडार बढ़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस में लगभग 70% रिजर्व भंडार का सोना निकाल चुके हैं। 70% रिजर्व भंडार का सोना निकल चुका है। 9वें नंबर पर है नीदरलैंड और 10वें नंबर पर तुर्की है। तुर्की में
584 टन सोना है, 584 टन। तो ये रिसर्च आपको बताना जरूरी था क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है। लेकिन मैंने आपको खबर की शुरुआत में कहा था मैंने कि आखिर में फिर से बात फौजी को मिले इंसाफ की करेंगे। इंसाफ मिलने के बाद विस्तार न्यूज ने फौजी से बात की है। सुनिए, मेरी सहयोगी राधा अग्रवाल जब बातचीत कर रही थी तो क्या कहा विजेंद्र ने विस्तार न्यूज के इस पहल पर, सुनाइए। अगर विस्तार न्यूज से मेरा संपर्क नेट के जरिए नहीं हो पाता तो मेरे को लग नहीं रहा था कि हमारा कोई कार्रवाई होता है, क्योंकि और एक और सबसे बड़ी न्यूज ये है मैडम मेरी, ये बात को आप जरूर चला देना कि जो कैलाश वर्मा है ना जी, इनका बेटा कहीं माइक्रो फाइनेंस में किसी कंपनी में काम कर रहा था। वो तो ये जो मेरा वीडियो वायरल हुआ तो उसको उस वजह से उसकी कंपनी ने बाहर निकाल दिया जॉब से। तो मेरा विनती है कि उसको जॉब वापस मिल जाए वो, क्योंकि मैं उसके बच्चे के खिलाफ नहीं हूँ ना उसके घर वाले के खिलाफ हूँ। चलिए, इन्होंने क्या किया था आपको पता है? क्या किया था? इस नंबर पर अपनी बातचीत व्हाट्सएप किया था। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही नंबर हम आपको जारी करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी खबर सीधे मुद्दे की बात में दिखाई जाए तो इस नंबर को देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। नंबर है 8282824982। आप अपनी समस्या को व्हाट्सएप कीजिए। हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी हर जगह हैं, जहां आपकी मदद करना होगा सीधे पहुंच जाएंगे। इसमें फोन मत कीजिएगा, इसमें आपको व्हाट्सएप करना है।